हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्रुति। आज हम पढ़ेंगे आइए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। मैं इस आइए रिचर्ड्स की सीरीज में पिछला वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कला के मूल्यवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करी थी। और अगर आपका ये वीडियो मिस हो गया है तो आप टॉप राइट में जाकर के क्लिक करिए तो आप वो वीडियो देख सकेंगे। हाँ, तो अब हम आते हैं संप्रेषण के सिद्धांत के ऊपर। रिचर्ड्स जो थे वो सांतायना के दृष्टिकोण से प्रभावित थे, साथ ही साथ वो शैली नामक एक दार्शनिक थे, उनसे भी प्रभावित थे। और वो रिचर्ड जो है वो कला की आनंदवादी व्याख्या तथा सौंदर्य और आनंद के संबंध को मानते थे। लेकिन रिचर्ड की कुछ विशेषता थी कि रिचर्ड जो है उन्होंने सभी आनंदमूलक भावनाओं को सौंदर्य से नहीं जोड़ा था। और इनके चिंतन की दूसरी विशेषता थी कि वह इस सिद्धांत को नहीं मानते थे कि मनुष्य के मन में सौंदर्य का जो ज्ञान है उसके होने की कोई विशेष भावना होती है, इसलिए सौंदर्य से हमें आनंद मिलता है। तर्क और मनोविज्ञान दोनों ही किसी सौंदर्य भावना का अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाते, ऐसा रिचर्ड का मानना था। रिचर्ड के अनुसार सौंदर्यानुभूति का संबंध जो है वो उसी सामान्य भावना से है जो सभी के जीवन में व्याप्त होती है। इस तरह रिचर्ड का मानना था कि सौंदर्य कला तथा जीवन का अनिवार्य संबंध होता है और कला के मूल्यांकन का भी उन्होंने आधार सिद्ध करते हुए संप्रेषणीयता को प्रमुख आधार माना। संप्रेषणीयता क्या है कि कलाकार के मन में जो भाव हैं वो उन्हें उसी रूप में प्रेक्षक तक पहुंचा सके, दर्शक या श्रोता तक पहुंचा सके, वो कहलाता है संप्रेषण, अर्थात अपने भावों की उचित अभिव्यक्ति। यहाँ मैंने लिखा भी है कि संप्रेषण का तात्पर्य है मन को प्रभावित करने की क्षमता, और इनके आधार पर कलाएं जो हैं वो संप्रेषणीयता का प्रमुख उदाहरण होती हैं। रिचर्ड जो हैं उनके अनुसार मूल्यांकन का पहला आधार ये होना चाहिए कि कलाकार जो कहना चाहता है उसे वो अन्यों तक पहुंचा सका है या नहीं। यदि कलाकार जो बात कहना चाह रहा है वो बात दर्शक नहीं समझ पा रहा है तो उसकी कला जो है वो उचित स्तर पर नहीं आ पाएगी। और दूसरा आधार जो है वो रिचर्ड ने माना कि कलाकार जो कहना चाह रहा है उसका मूल्य क्या है, अर्थात समाज के लिए वो कितनी मूल्यवान है या व्यक्ति के लिए वो कितनी मूल्यवान है। ये जो दो चीज़ें हैं रिचर्ड ने मूल्यांकन के आधार को मानी। कौन सी? पहली तो है संप्रेषणीयता, कि संप्रेषण उसका पूर्ण रूप से हो रहा है या नहीं, और दूसरी कलाकार जो कहना चाह रहा है उसका मूल्य क्या है। इनके आधार पर किसी भी कलाकृति का मूल्यांकन करना चाहिए। रिचर्ड कहते हैं कि कलाकार जो है वो अपने अनुभवों और अनुभूतियों को दूसरे तक पहुंचाने या दूसरे में अनुभव को जानने में मनुष्य की स्वाभाविक रुचि होती है। मतलब रिचर्ड ने कहा है कि मनुष्य की ये स्वाभाविक रुचि होती है कि वो अपने अनुभवों या अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाए या फिर दूसरों में क्या अनुभव, दूसरों के अनुभव क्या हैं उनको जाने। ये लगभग प्रत्येक मनुष्य की रुचि होती है, अर्थात उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। ये संवाद जो है वो मनुष्य का स्वभाव है। यद्यपि कलाकार जब चित्र बनाता है तो वो ये सोच कर नहीं बनाता कि ये चित्र सबको समझ में आए, वो केवल अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। वो सृजन के समय कलाकार जो होता है वो संप्रेषण को गौण कर देता है और उसका सजग जो प्रयत्न है वो केवल इतना होता है
कि वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर सके। अर्थात उसका ये प्रयत्न होता है, यहीं तक सीमित रहता है उसका प्रयत्न, कि वो जो कुछ भी निर्मित कर रहा है वो सुंदर है, उसके द्वारा उसे व्यक्तिगत संतुष्टि मिल रही है। लेकिन हाँ, मैंने अभी बोला कि रिचर्ड कहते हैं कि सृजन के समय कलाकार जो है वो संप्रेषण को गौण कर देता है, मतलब संप्रेषण गौण रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि संप्रेषण गौण रहता है तो संप्रेषण का महत्व ही कम हो जाता है। संप्रेषण का गौण रहते हुए भी कलाकार के अचेतन में कहीं ना कहीं संप्रेषण का विचार अवश्य रहता है। अर्थात कलाकार के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर रहती है कि उसकी जो अभिव्यक्ति है वो दर्शक को भी उतनी ही प्रभावित करे जितनी कि वो कलाकार को प्रभावित कर रही है। कलाकार जो है वो निरंतर निर्व्यक्तिकता को प्राप्त करने का प्रयास करता है। निर्व्यक्तिकता का तात्पर्य है इम्पर्सनल, मतलब वो अपनी कृति को ऐसे प्रस्तुत करता है कि उसकी स्वयं की विशेषता कृति से अलग हो जाती है और उसमें ऐसे तत्व आ जाते हैं जो सामान्य रूप से सभी मनुष्यों को प्रभावित कर सकती है। मतलब जो कलाकृति है वो व्यक्तिगत ना रह करके सार्वभौमिक रूप से दर्शक या श्रोता को प्रभावित करती है। अब उचित संप्रेषण किसे कहते हैं? तो उचित संप्रेषण वही होता है जिसमें कलाकार का मस्तिष्क जो है वो ऐसा सृजन करे कि दूसरा मस्तिष्क भी वैसा ही अनुभव करने लगे जैसा कलाकार को हुआ था। अगर ऐसा होता है तो वो संप्रेषण उचित संप्रेषण कहलाता है। रिचर्ड ने संप्रेषण के लिए कलाकार में किन गुणों का होना आवश्यक है इसकी भी चर्चा करी है। अगर कलाकार में ये गुण होंगे तभी तो वो सफल संप्रेषण कर सकेगा, अन्यथा वो एक सामान्य व्यक्ति हो जाएगा। क्योंकि जो सामान्य मनुष्य में विशेषता होती है या जो सामान्य मनुष्य में सोचने की शक्ति होती है या संप्रेषण की शक्ति होती है, कलाकार में उससे ज़्यादा वो शक्ति होती है। क्योंकि कलाकार जो है उसमें अनुभव का विस्तार, कोमलता और विभिन्न तत्वों से संबंध स्थापित करने की जो स्वतंत्रता है वो सामान्य मनुष्य से ज़्यादा रहती है। इसलिए रिचर्ड ने कलाकार में दो प्रकार के गुण बताए हैं कि कलाकार में जागरूक निरीक्षण शक्ति और साधारणता, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए जब भी कलाकार उचित संप्रेषण करने में सफल होगा। क्योंकि रिचर्ड कहते हैं कि वस्तु और स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कलाकार में जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। रिचर्ड का मत है कि तीव्र और जागरूक निरीक्षण शक्ति से ही व्यक्ति जो है वो घटनाओं को विशुद्धता से अनुभव कर सकता है। अगर उसमें जागरूक निरीक्षण शक्ति नहीं होगी तो वो किसी भी घटना को विशुद्ध रूप से अनुभव नहीं कर सकेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण गुण जो रिचर्ड ने बताया वो है साधारणता। क्योंकि जब तक अनुभव अन्यों के अनुभव से मेल नहीं खाएंगे तब तक उसका सफल संप्रेषण नहीं हो सकेगा। जब तक कलाकार दूसरे के अनुभव को अपना अनुभव नहीं मानेगा तो वो उसको अभिव्यक्त कैसे कर सकेगा। इसलिए कलाकार में साधारणता का गुण होना भी अति आवश्यक है, तभी कलाकार जो है वो उचित संप्रेषण कर सकेगा। अब रिचर्ड जो है वो भाव के बारे में चर्चा करते हैं कि भाव एक ऐसी शक्ति होती है, वो चाहे कहें या ना कहें हमें समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों के मन में हमारे लिए क्या भाव है इस आधार पर हमें संप्रेषण होता है। तो भाव जो है वो बिना कहे भी व्यक्ति समझ सकता है और अपनी कल्पना के आधार पर
उन्होंने भावों के साथ साथ कल्पना शक्ति की भी चर्चा करी है कि जो कल्पना है उसके आधार पर कल्पना शक्ति जो है वो एक सामान्य शक्ति होती है जो कि सभी में सामान्य रूप से होती है, और इसके आधार पर कलाकार के भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। जो दर्शक है वो अपनी कल्पना शक्ति से कलाकार के भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, और कल्पना की सहायता से ही कवि जो है वो संवेगों के अंतर को संप्रेषण के योग्य बनाता है। अब रिचर्ड जो हैं वो कल्पना के बारे में बताता, कल्पना को भी 4 भागों में बांटता है, 4 नहीं सॉरी, वो कल्पना को भी कई भागों में बांटता है और उसकी विवेचना करता है। वो बताता है कि पहली प्रकार की कल्पना होती है चाक्षुष प्रतिमाओं को उत्पन्न करने वाली कल्पना, अर्थात कल्पना के आधार पर किसी वस्तु को एक रूप दिया जाए। जैसे मूर्ति या चित्र में कल्पना के आधार पर ही रूप देते हैं जिससे कि वो दृश्यमान प्रतिमा के रूप में साकार होती है। दूसरी होती है आलंकारिक कल्पना। आलंकारिक कल्पना जो है वो कविता के लिए बोली है जिसमें आलंकारिक भाषा के द्वारा हम किसी कथन को सजाते हैं। तीसरी प्रकार की कल्पना है जो ध्वनि से संबंधित होती हैं या दूसरे मनुष्यों की मनोदशा को बताने वाली कल्पना होती है, जिसमें किसी बात को कहने की विशेष शैली होती है। चौथी प्रकार की कल्पना वैज्ञानिक तथ्यों की कल्पना है, और 5वें प्रकार की है अति यथार्थवादी कल्पना, जो कल्पनातीत विषय होते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कल्पना से परे होते हैं, कल्पनातीत होते हैं, उन्हें अति यथार्थवादी कल्पना के अंतर्गत रखा है। अब रिचर्ड जो है उनके अनुसार अनुभव के 2 स्रोत होते हैं, अर्थात जो कलाकार को अनुभव हो रहे हैं वो 2 प्रकार से उनका जो स्रोत है वो 2 प्रकार का है। एक तो होता है बाह्य जगत से प्राप्त, मतलब हमारे समाज या जो बाह्य वातावरण है उनसे हमें अनुभव प्राप्त होता है, और दूसरा होता है हमारी मानसिक अवस्थाएं। इन दोनों से कलाकार को अनुभव प्राप्त होता है और उसी अनुभव का वो संप्रेषण करता है। और कलाकार का जो अनुभव है वो चाहे वास्तविक हो या नहीं हो, वास्तव में उसने अनुभव किया हो या कल्पना के आधार पर उसने वो अनुभव किया हो, लेकिन कलाकार में इतनी क्षमता होती है कि वो उन भावों से कलाकार जो है उसकी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह भावों और अंतर्वेग को जागृत कर सकता है, चाहे वो उसका अनुभव है या उसका अनुभव नहीं है, तब भी वो दर्शक में भावों और अंतर्वेग को जागृत करने की क्षमता रखता है। अंतर्वेग का मतलब है मन की एक भावनात्मक स्थिति। तो कलाकार जो है वो अंतर्वेग को उत्पन्न कर सकता है। अब रिचर्ड जो है वो साहित्य, विज्ञान और ललित कलाओं के पारस्परिक संबंध और भेद पर प्रकाश डालते हैं। रिचर्ड का मानना है कि जो विज्ञान का सत्य है और जो ललित कला या कला का जो सत्य है वो अलग अलग होता है। साहित्य है वो भी कला के अंतर्गत ही आ जाता है। तो रिचर्ड ने विज्ञान और कला के सत्य को अलग अलग माना है। उनका मानना है कि कविता का जो संबंध है वो किसी भी बौद्धिक सत्य से नहीं है। हमारी जो भी भावनाएं हैं, जो बात हमें सही लगती है, जो हमें विरोधी प्रतीत नहीं होती, वो सभी काव्य में सत्य होती हैं। और जबकि वैज्ञानिक जो कृति है उसको समझने के लिए हमें तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है। कविता को समझने के लिए तर्क बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती,
लेकिन वैज्ञानिक जो कृति है उसको समझने के लिए तर्क बुद्धि की आवश्यकता होती है, और साहित्यिक कृति को समझने के लिए कलात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो रिचर्ड ने कला और विज्ञान दोनों का सत्य अलग अलग माना, क्योंकि दोनों का ज्ञान अलग अलग है। कला का ज्ञान जो है वो कलात्मक बुद्धि पर आधारित है, और वैज्ञानिक ज्ञान जो है, विज्ञान का जो ज्ञान है वो तर्क बुद्धि पर आधारित है। इसलिए इनका जो सत्य है वो भी दोनों का अलग अलग होता है। अब रिचर्ड जो है वो साहित्य का मूल्यांकन करते हैं कि साहित्य का जो मूल्यांकन है उसके लिए उन्होंने 3 तत्व जो हैं निर्धारित किए हैं कि सत्य, सुंदर और शिव। ये 3 तत्व हैं जो कि रिचर्ड ने साहित्य के मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए हैं, और ये तत्व जो हैं वो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। कांट आदि जर्मन विद्वानों ने भी इन मूल्यों के आधार पर कला का मूल्यांकन करने में कला का जो मूल्यांकन है उसको करने के लिए इन तीनों तत्वों को निर्धारित किया था और इनका विवेचन किया था, और इनके पारस्परिक संबंधों का भी निर्णय किया था। रिचर्ड के अनुसार सत्य हमारी ज्ञानात्मक मनोवृत्ति के क्षेत्र में आता है, सुंदर जो है वो कला मीमांसा की मनोवृत्ति के क्षेत्र में आता है, और शिव जो है वो क्रियात्मक मनोवृत्ति के क्षेत्र में आता है। अब जो रिचर्ड हैं वो कृति की एक व्यवहारिक समीक्षा करते हैं। मतलब किसी भी कृति की समीक्षा करते समय इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। रिचर्ड ने कहा है कि किसी भी कृति की जो समीक्षा है वो कैसे किया जाए, इसके लिए उसने ये 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला है कि अर्थ क्या है, दूसरा है भाव की अभिव्यक्ति, तीसरा है ध्वनि, और चौथा है उद्देश्य। इन चारों की विवेचना हमें मूल्यांकन के समय करनी चाहिए। किसी भी कृति का जब मूल्यांकन करें तो इन चारों की विवेचना होनी जरूरी है। क्योंकि रिचर्ड जो है वो कविता के उदाहरण देते हैं, तो उन्होंने कविता के क्षेत्र में ही इसको ज़्यादा निर्धारित किया। उनका मानना है कि कविता में भाव, अर्थ और ध्वनि ये तीनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। तो भाव की अभिव्यंजना के लिए कुछ विशेष प्रकार की अलंकारिक भावना का प्रयोग होता है, इसे उन्होंने ध्वनि कहा है। ठीक है, तो कविता का अर्थ, भाव की अभिव्यक्ति और ध्वनि, इन तीनों को उन्होंने एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया है। और चौथा है उद्देश्य। यहाँ उद्देश्य से तात्पर्य है कि लेखक या कवि अपनी कृति के द्वारा श्रोताओं पर क्या प्रभाव डालना चाहता है। क्या वो प्रभाव जो डालना चाहता है वो प्रभाव वो डाल पाया है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही किसी कृति का मूल्यांकन करना चाहिए। जो समीक्षक है उसको कलाकार की कृति में पूर्णतः लीन होकर कलाकृति का विवेचन करना चाहिए, और उसे देखना चाहिए कि वो वही भाव अनुभव करने में सफल हुआ है या नहीं। अब कई बार क्या होता है कि जो समीक्षक है, दर्शक या श्रोता है, वो अपनी कुछ समस्याएं होती हैं जिनके कारण जो बहुत अच्छी कृति भी होती है लेकिन वो उसके अंदर तल्लीन नहीं हो पाते हैं। तो रिचर्ड ऐसे कारणों की विवेचना करते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि समीक्षक अच्छी कृति होने के बाद भी उसके साथ में तल्लीन नहीं हो पाते हैं, या उसके साथ उनका साधारणीकरण नहीं हो पाता है। उन कारणों में उसने 4 कारण बताए हैं
पहला कारण है असंगत स्मृतियां याद आ जाना। इसके अंतर्गत आएगा कि जब हम किसी कृति को देखते हैं या पढ़ते समय हमें कोई और बात याद आती जाती है। हम किसी पेंटिंग को देख रहे हैं और उसमें करुण रस का चित्रण किया गया है, करुण रस का वर्णन किया गया है, और उसी समय हमें कोई हंसी की बात याद आ जाए तो हम उसमें तल्लीन नहीं हो पाएंगे, हम में करुण रस की उत्पत्ति नहीं जो है वो नहीं हो पाएगी। दूसरा है सन्नद्ध प्रतिक्रियाएं। सन्नद्ध प्रतिक्रियाएं मतलब जो जब हम किसी कृति को देखें या किसी कृति को सुने तो क्या होता है कि जो विचार उसमें है वो ही हमारे मन में पहले से चल रहा है, तो ये भी एक प्रकार का बाधक बन जाता है। क्योंकि जो भाव हमारे मन में चल रहा है उसी भाव को अगर हम देखते हैं तो हम उसके साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से ही वही भाव हमारे मन में चल रहा है। अगर करुणा, हमारा मन दुखी है और हम दुखी चीज़ को ही देखेंगे तो हमारा दुख तो वैसा ही रहेगा, वो तो पहले से ही भाव हमारे मन में उद्दीप्त हो चुका है, तो नया भाव तो उद्दीप्त हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो सन्नद्ध प्रतिक्रियाएं हैं वो भी, सन्नद्ध मतलब समान प्रतिक्रिया, ये भी एक बाधक तत्व है जो कि दर्शक या समीक्षक को या श्रोता को कृति के साथ में तल्लीन नहीं होने देता है। तीसरा है अति भावुकता, अर्थात या तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं या आप अति रुक्ष अर्थात क्रूअल बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो भी कलाकृति से अर्थ ग्रहण करने में उनको जो है कलाकृति से अर्थ ग्रहण करने में परेशानी आती है। और चौथा है विरोध, मतलब कुछ चीज़ें जिनको कि हमें देखना अच्छा नहीं लगता है और कुछ चीज़ों के प्रति नैतिक रूप से एक रूढ़ी होती है, इनके कारण भी हमें बहुत सी चीज़ें अथवा कलाकृति में लीन होने से बाधा उत्पन्न होती है। वो ये जो नैतिकता है या जिनके प्रति हमारी रुचि नहीं है वो हमें उस कलाकृति के साथ लीन होने से रोकते हैं। तो ये जो विरोध धर्म है, ये जो विरोध है वो धर्म, समाज, संस्कृति के कारण बनता है। अब रिचर्ड कहते हैं कि एक अच्छे समीक्षक को चाहिए कि वो इन सब स्थितियों से अपने आप को अलग कर ले और बिल्कुल निर्विकार होकर कलाकृतियों को देखने का प्रयास करें। तो यहाँ हमारा संप्रेषण का जो सिद्धांत है वो समाप्त होता है। संप्रेषण का मुख्य अर्थ यही हुआ कि जो भाव कलाकार के मन में है वो वही भाव सामने वाले प्रेक्षक, श्रोता या दर्शक या समीक्षक में उत्पन्न कर सके, और समीक्षक जो है वो सभी विरोधों को, मतलब जो मैंने ये 4 कारण बताए हैं जिनकी वजह से हम तल्लीन नहीं हो पा रहे हैं, इन सब से दूर रह कर के और कला की समीक्षा करें। आज संप्रेषण का सिद्धांत इतना ही है और मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं वो डालें और मेरे से पूछ लें, मैं उसका जवाब दे दूँगी। और मैं कहूँगी कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।